वैरिकोसील एक बिनाइन कंडीशन है एंड इट इज़ एन एंटायरली हार्मलेस कंडीशन। वैरिकोसील कई दफ़े कहते हैं बैग ऑफ वर्म्स की फीलिंग होती है, और या इसको साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा इसके साथ स्टिग्मा एसोसिएटेड है कि टेस्टिकल किसी का एबनॉर्मल है मतलब उसका टेस्टोस्टेरोन एबनॉर्मल है, टेस्टोस्टेरोन एबनॉर्मल है मतलब उसकी मैस्कुलिनिटी एबनॉर्मल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वैरिकोसील का इलाज नंबर 1 तब होना चाहिए जबकि वो किसी यंग अनमैरिड मेल में हो और उसके सीमेन के पैरामीटर्स ख़राब हों। टेस्टिकुलर डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं कि आदमी का दिमाग ही वहीं पे टेस्टिस में पहुंच जाता है। वो कोई भी काम कर रहा हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे खेल रहे हो, चाहे कूद रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, उनका दिमाग टेस्टिस पे ही रहता है कि यार मेरा टेस्टिस ख़राब है तो मेरी मर्दानगी ख़राब है। वैरिकोसील से मैंने बताया कि मैस्कुलिनिटी और मेल सेक्सुअल वेलनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट कैन ओनली एंड ओनली कॉज सम एबनॉर्मेलिटीज इन द स्पर्म मोटिलिटी। 2.5 mm डायमीटर से छोटी अगर वैरिकोसील है तो उसको इलाज नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का इलाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इलाज से होने वाले दुष्प्रभाव ज़्यादा नुकसानदेह हैं रादर देन द बेनिफिट ऑफ द ट्रीटमेंट। यूजुअली टॉल लोगों में ज़्यादा होता है वैरिकोसील, या वैरिकोसील उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं। सेहतनामा में आज पुरुषों से जुड़ी हुई समस्या पर बात होगी, वैरिकोसील, और जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पुरुषों से रिलेटेड हेल्थ समस्याओं को लेकर। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। हेलो मैम, और सेहतनामा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपकी बीपीएच ट्रीटमेंट की वीडियो बहुत पॉपुलर है और लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दिया है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन आज बात वैरिकोसील, और ये पुरुषों से संबंधित समस्या है क्या ये? वैरिकोसील, पहली चीज़ तो वैरिकोसील एक बिनाइन कंडीशन है एंड इट इज़ एन एंटायरली हार्मलेस कंडीशन मोस्टली। और वैरिकोसील कहते हैं उसको जबकि जो टेस्टिकल है, हमारी अंडकोश जो होता है मेल्स में, जहाँ टेस्टिस रहती हैं, उसके चारों तरफ जो खून की नसें टेस्टिकल का ब्लड जो ड्रेन करती हैं वो थोड़ा सा डायलेट हो जाती हैं और सूज जाती हैं, तो इसको हम लोग वैरिकोसील कहते हैं मेडिकली। और ये काफ़ी कॉमन फाइंडिंग है। आई विल से फाइंडिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक, लोगों को पता नहीं होता, या जब तक कि अपने टेस्टिकल को पैल्पेट करके ना देखें तो शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वैरिकोसील है। सो वैरिकोसील काफ़ी इंसिडेंटल फाइंडिंग है कि किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड हो रहा है उसमें दिख जाए, या वैरिकोसील एक स्क्रीनिंग टेस्ट में काफ़ी पाई जाती है। जो लोग मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, आर्मी में रिक्रूटमेंट होना है या कहीं भी होना है, तो वैरिकोसील इज़ अ वेरी basic and a more or less harmless kind of a disease in males, and it manifests as a small increase in the size of one of the scrotum or testes or both. पर कुछ सिम्टम्स होते हैं कि ये इसमें समस्या है, और इसका नुकसान क्या होता है? सो वैरिकोसील के सिम्टम्स अगर हम बात करें, मैंने बताया करीब 80% तो वैरिकोसील एसिम्प्टोमेटिक होती है, वो इंसिडेंटली अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होती है। अगर 80% एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई इसका मेजर नुकसान नहीं है। कुछ 1% लोगों में एक बड़ा नैगिंग सा सिम्टम होता है जिसको ऑर्कैल्जिया कहते हैं। ऑर्कैल्जिया का अर्थ होता है कि एक ड्रैगिंग सा सेंसेशन टेस्टिकल में। तो ये टेस्टिकल पुरुष की बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि बहुत सेंसिटिव है, और उसके लिए कोई भी जरा सा उसमें एलिमेंट या उसमें कोई डेफिशिएंसी होती है तो आदमी बड़ा सतर्क हो जाता है, बिकॉज इट डायरेक्टली कोरिलेट्स टू हिज सेक्सुअलिटी। तो स्पेशली जो यंग एज के लोग हैं या सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं वो बड़े अलार्म हो जाते हैं। तो वैरिकोसील का जो कॉमन सिम्टम जो मरीज़ लेके ज़्यादातर यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं वो है एक ड्रैगिंग सेंसेशन टेस्टिस में। ऐसा लगता है कि एक तरफ के अंडकोश में थोड़ी सी सूजिश है या हल्की सी ड्रैग सेंसेशन है, हर समय पेन होता रहता है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें वैरिकोसील आ जाता है ना, ऑल ऑफ अ सडन वो घबरा जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तुरंत इलाज कराएं, ऐसे कराएं। तो वैरिकोसील का एक सिम्टम तो हो गया ड्रैगिंग सेंसेशन। कभी कभी उसमें पेन होने लगता है, और पेन बड़ा अनकॉमन सिम्टम है, लेकिन सर्टेन परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स कैन प्रेजेंट विद पेन।
वैरिकोसील एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट मेल सेक्सुअलिटी का इसलिए अफेक्ट, मेल सेक्सुअलिटी क्या मेल फर्टिलिटी, मेल सेक्सुअलिटी पे वैरिकोसील से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्टिलिटी पे थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। बिकॉज वैरिकोसील अगर 2.5 mm से ज़्यादा उसका डायमीटर है तो उतना ब्लड टेस्टिकल के चारों तरफ रहता है कि जो स्पर्म की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो हैम्पर होने लगती है। तो यानी कि स्पर्म काउंट यूजुअली ठीक रहता है लेकिन स्पर्म्स की जो मोटिलिटी होती है वो इफेक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से कुछ एक पुरुषों में इनफर्टिलिटी का खतरा हो सकता है। अदरवाइज मोस्टली वैरिकोसील एक बहुत ही हार्मलेस काइंड ऑफ डिजीज़ है। यू मीन टू से वैरिकोसील से डरने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अगर ये पता चल जाता है या कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं और वैरिकोसील आ जाता है तो यूरोलॉजिस्ट कैसे इलाज करते हैं? जो वैरिकोसील का सबसे कॉमनली जो क्राइटेरिया है इलाज करने का, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका इलाज कब करना चाहिए। बिकॉज वैरिकोसील अगर हम स्क्रीन करें, लोगों के अल्ट्रासाउंड करें तो बहुत लोगों में बड़ी प्रीवेलेंट बीमारी, बहुत लोगों को वैरिकोसील निकल आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या हर वैरिकोसील का इलाज करना है, और इलाज करना है तो कब करना है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स हैं इसको इलाज करने की, किस टेक्निक का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कौन सी सबसे इस समय वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे अच्छी टेक्निक क्या है। तो वैरिकोसील का इलाज मैं जो पर्सनली अपनी प्रैक्टिस में फॉलो करता हूँ और जो काफ़ी हद तक एथिकल मेडिसिन द्वारा रिकमेंडेड है वो है कि वैरिकोसील का इलाज नंबर 1 तब होना चाहिए जबकि वो किसी यंग अनमैरिड मेल में हो और उसके सीमेन के पैरामीटर्स ख़राब हों, मतलब कि उसकी शादी नहीं हुई है या फिर रिसेंटली शादी हुई है और वो उसके जो स्पर्म के पैरामीटर्स हैं, स्पर्म की मोटिलिटी है, प्रोग्रेशन है, वो सब ख़राब हो रही हो। एक तो ये इंडिकेशन है। ये किसी टेस्ट से पता चलता है? ये सीमेन टेस्ट जो होता है, सीमेन एग्जामिनेशन, उससे पता चलता है। दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, नीचे टेस्टिकल में बहुत ज़्यादा ड्रैगिंग सेंसेशन हो, और सिम्टोमेटिक मेजर्स जैसे कि टाइट अंडरवेयर पहनना या स्क्रोटल सपोर्टर पहनना, इसके बाद भी बार बार दिमाग में वही आ रहा है। बिकॉज टेस्टिकुलर डिजीज़ेज ऐसी होती हैं कि आदमी का दिमाग ही वहीं पे टेस्टिस में पहुंच जाता है। वो कोई भी काम कर रहा हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे खेल रहे हो, चाहे कूद रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, उनका दिमाग टेस्टिस पे ही रहता है कि यार मेरा टेस्टिस ख़राब है तो मेरी मर्दानगी ख़राब है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैरिकोसील से मैंने बताया कि मैस्कुलिनिटी और मेल सेक्सुअल वेलनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट कैन ओनली एंड ओनली कॉज some abnormalities in the sperm motility, and that is only important if the person desires to have children. फर्टिलिटी अगर किसी को प्रिजर्व करनी है तो उसमें किया जा सकता है उसका इलाज। अदरवाइज इसके लिए बहुत ज़्यादा बौखलाने की ज़रूरत नहीं कि हमें तुरंत इलाज कराना है या जाके ऑपरेशन करा लेना। बिकॉज वैरिकोसील का हम चाहे कोई भी प्रोसीजर करें, whether it is microsurgical procedure, whether it is embolization, whether it is surgery, laparoscopic surgery, कई दफ़े वैरिकोसील के इलाज के बाद भी ऑर्कैल्जिया रिजॉल्व नहीं होता, या जो स्वेलिंग है वो कम नहीं होती, या ऐसा लगता है कि पेन अब भी बना हुआ है। तो पेन के लिए बहुत सोच समझ के सर्जरी करानी चाहिए, बिकॉज पेन की रेजोल्यूशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हाँ, अगर स्पर्म पैरामीटर्स एबनॉर्मल हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस ज़रूर होते हैं आफ्टर सर्जरी। तो एक क्राइटेरिया मैंने बताया कि अगर बहुत इनफर्टिलिटी की तरफ कोई पेशेंट है तो उनको वैरिकोसील की सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, जो अल्ट्रासाउंड या डॉपलर वाइज क्राइटेरिया, इसकी डायग्नोसिस बनती है स्क्रोटम के डॉपलर से या अल्ट्रासाउंड से, तो उसमें वेन का डायमीटर 2.5 mm से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसकी सर्जरी करनी चाहिए। अगर उससे छोटा है तो नहीं करनी चाहिए। अगर बाइलैटरल है, दोनों टेस्टिकल्स में, देन वी कैन कंसिडर, बिकॉज अगर किसी को फर्टिलिटी अपनी प्रिजर्व रखनी है, आगे बच्चे चाहिए, उनको फैमिली प्लानिंग करनी है, तो उसका सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। और तीसरा इंडिकेशन ये है कि उसमें अगर क्लॉट बन जाए, कई दफ़े ऐसा हो जाता है कि वैरिकोसील में जो ब्लड होता है उसमें क्लॉट बन जाता है और उसकी वजह से काफ़ी सीवियर इंटेंस पेन होने लगता है, तब इसकी सर्जरी की जाती है। तो ये बड़ी रेयर सी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मोस्टली जो 95 to 98% इंडिकेशन होते हैं वो या तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी वाले होते हैं, या किसी स्क्रीनिंग मेडिकल एग्जामिनेशन में होते हैं,
या फिर अगर जो है किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उनकी सारी दिनचर्या इफेक्ट हो गई है, तब इसकी सर्जरी की जाती है। तो ये प्राइमरली इंडिकेशंस हैं। और 2.5 mm डायमीटर से छोटी अगर वैरिकोसील है तो उसको इलाज नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का इलाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इलाज से होने वाले दुष्प्रभाव ज़्यादा नुकसानदेह हैं रादर देन द बेनिफिट ऑफ द ट्रीटमेंट। सर्जरी ट्रीटमेंट है या कोई मेडिसिन से भी इसका इलाज होता है? नहीं, मेडिसिन से इसका कोई इलाज नहीं है। और इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक वैरिकोसिलेक्टमी। इसका बिकॉज वैरिकोसील का इलाज कई लोग जो उसको एम्बुलाइजेशन से कर देते हैं, कई कुछ कर देते हैं। तो ये सब जो तरीके हैं, जैसे एम्बुलाइजेशन है, इसमें रिकरेंस रेट बड़ा हाई होता है या फिर हाइड्रोसील बनने का डर रहता है। तो जो सबसे अच्छा इलाज साइंटिफिकली जिसके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं, जिसमें रिकरेंस रेट सबसे कम है और कॉम्प्लिकेशन सबसे कम होते हैं, उसको कहते हैं सब इंग्वाइनल माइक्रोस्कोपिक वैरिकोसिलेक्टमी। इसका अर्थ होता है कि माइक्रोस्कोप या हाई पावर लूप लगा के एक छोटा सा इंसिजन दे के टेस्टिकल को डिलीवर करके उसकी जो खून की नसें हैं उनको छांट के अलग निकाल लेते हैं और उनको लाइगेट करके काट के हटा देते हैं। तो और बाकी लिम्फेटिक्स जो हैं, आर्टीरियल सप्लाई जो टेस्टिकल की है, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। सो ये माइक्रोस्कोपिक subinguinal varicosilectomy is the most popular and the most effective treatment, which is like a day care treatment and free of most of the complications. इसके अलावा ओपन इंग्वाइनल सर्जरी होती है इसकी, या थोड़ा सा ऊपर जाके रेट्रोपेरिटोनियल पैलोमाज ऑपरेशन जिसको कहते हैं, उसको भी किया जाता है वैरिकोसील में, या लैप्रोस्कोपिकली हम गोनाडल वेन को क्लिप कर देते हैं। तो ये कई विभिन्न तरीके हैं वैरिकोसील की सर्जरी को करने के। वैरिकोसील बेसिकली जो टेस्टिस की ब्लड सप्लाई है, जो ड्रेनेज है, ब्लड की ड्रेनेज है, वो नीचे से ऊपर आती है और पेट में ऐसे इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए पेट में आके आईवीसी में ड्रेन करती है या रीनल वेन में ड्रेन करती है। तो ये कहीं भी एक जगह पे आके उसको क्लिप कर दिया जाए या उसको हटा दिया जाए तो ये वैरिकोसील होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। Out of all these treatments, again I would say the best treatment is microscopic varicosilectomy, जिसमें कि माइक्रोस्कोप द्वारा देख के 10x मैग्निफिकेशन में वो पतली पतली जो खून की नसें हैं उनको पकड़ के बांध के काट के हम लोग निकाल देते हैं। So that इस पूरी बातचीत से जो यंग मेल हैं, अगर उन्हें वेरिकोसील है तो वो सर्जरी के लिए जाए, जो एक बेसिकली यंग मेल को सर्जरी के लिए तब जाना चाहिए या तो उसके किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में उसको मुश्किल आ रही है, जैसे कि किसी की आर्मी में रिक्रूटमेंट होनी है, मर्चेंट नेवी में होनी है, कोई पायलट है। यूजुअली टॉल लोगों में ज़्यादा होता है वैरिकोसील, या वैरिकोसील उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिसमैन हैं, टीचर्स हैं, या जिनकी ऐसी जॉब है जिनको दिन भर खड़े ही रहना है। तो खड़े होने से क्या होता है कि रीनल वेन में नीचे से ऊपर जो ड्रेनेज है टेस्टिकुलर वेन का वो कम हो जाता है, बिकॉज इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जो उसके वाल्व्स हैं उसमें रिफ्लक्स होने लगता है, जिससे खून वापस टेस्टिकल के पास आ जाता है। तो जब खून का जमाव होने लगता है टेस्टिकल में, चारों तरफ खून ज़्यादा होता है, तो इससे स्पर्म प्रोडक्शन हैम्पर होने लगता है, बिकॉज जो एक्चुअल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी से जो एब्डोमेन में टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए जब बच्चा पेट में होता है, मेल बेबी, तो बॉडी एब्डोमेन से इस टेस्टिकल को पुश करके बाहर निकाल देती है स्क्रोटम में अलग से। अदरवाइज जैसे महिलाओं में होता है कि ओवरीज अंदर होती है पेट के, वैसे ही पुरुषों में भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी टेस्टिकल्स बॉडी के इनसाइड होती हैं, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज़ पुश्ड आउट सो दैट द स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन अ गुड वे। तो सर्जरी यंग मेल को तभी करानी चाहिए जबकि उसका कोई जॉब से या ऐसी बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जैसे कई बार मर्चेंट नेवी वाले लोग होते हैं, उनको मेडिकल में रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर आर्मी वाले पर्सनल को रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि मुझे इसका रैशनल अभी तक नहीं समझ में आया कि रिजेक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज इससे वैरिकोसील से शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आती, सेक्सुअली कोई कमज़ोरी नहीं आती, किसी तरह की इनकैपेसिटी नहीं है उस आदमी में, लेकिन फिर भी मेडिकल एग्जामिनेशंस में इसको रिजेक्ट किया जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सही है। और प्लस खास करके कि ऐसी कोई ये बीमारी नहीं है कि जो कि जानलेवा हो, बड़ी प्रोग्रेसिव हो। दूसरा, तब वैरिकोसील का सर्जरी कराना चाहिए जबकि हमें स्पर्म पैरामीटर्स एबनॉर्मल हो रहे हों, या इनफर्टिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, या दोनों टेस्टिकल में 2.5 mm से ज़्यादा बड़ी वैरिकोसील है।
और तीसरा, पेन के लिए सारे मेजर्स हमने करके देख लिए लेकिन तब भी पेन नहीं ठीक हो रहा है, देन यू कैन गिव अ चांस फॉर वैरिकोसिलेक्टमी। अदरवाइज कई दफ़े वैरिकोसिलेक्टमी के बाद भी बहुत ज़्यादा पेन में रिलीफ नहीं होता या वो ड्रैगिंग सेंसेशन में रिलीफ नहीं होता क्योंकि वहाँ स्कारिंग होती है, टिश्यूज़ थोड़ा सा टाइट होते हैं। तो अगेन बट साइकोलॉजिकली पेशेंट को ज़रूर लगता है कि मेरा ऑपरेशन हो गया, अब मैं ठीक हो गया। अदरवाइज वो पेन को महसूस करने का जो उसका ब्रेन का परसेप्शन होता है वो थोड़ा सा लोअर डाउन हो जाता है। तो जो जिनके बच्चे हो चुके हैं और 40-50 में वेरिकोसील अगर के साथ अगर वो जिंदगी जी सकते हैं, कुछ नहीं करना उसके लिए, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। राइट। एनी मैसेज फॉर जाते जाते जो वेरिकोसील को लेकर परेशान है? मैसेज यही है कि वेरिकोसील कई दफ़े कहते हैं बैग ऑफ वर्म्स की फीलिंग होती है, और या इसको साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा इसके साथ स्टिग्मा एसोसिएटेड है कि टेस्टिकल किसी का एबनॉर्मल है मतलब उसका टेस्टोस्टेरोन एबनॉर्मल है, टेस्टोस्टेरोन एबनॉर्मल है मतलब उसकी मैस्कुलिनिटी एबनॉर्मल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वेरिकोसील इज़ जस्ट अ फाइंडिंग। इसको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसके पीछे पड़ना है। मैंने बताया 3 ही सूरत में इलाज करना चाहिए, वो आप बता चुके। बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बौखलाहट नहीं होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशली मैंने 90% पेशेंट जो होते हैं ये यंग मेल्स होते हैं, 25 से 35 साल के। आपके पास आते हैं तो आप उन्हें वापस ऐसे ही भेज देते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु कम टू मी आर सेंट बैक विथ रीअश्योरेंस, बिकॉज ये 25 से 35-40 साल की उम्र ऐसी होती है कि आदमी को लगता है कि यार ज़िंदगी में और कुछ ना हो, मेरी सेक्सुअलिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, मैं एक मर्द पहले हूँ। सो वो साइकोलॉजिकल एक कनेक्शन लोग महसूस करते हैं जो कि मिस यूटिलाइज हो जाता है कई जगह। तो वेरिकोसील इज़ अ वेरी वेरी insignificant and a very harmless kind of a disease, and it should be treated only in these 3 circumstances. Thank you so much for this information. Welcome, ma'am.